हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कुमार क्लासेस की इसी एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। केमिस्ट्री हमें फ्रेडरिक समतापी वक्र के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फ्रेडरिक समतापी वक्र था, उन्होंने इसके बारे में कोई डेरिवेशन नहीं दी है, सिर्फ एक फॉर्मूला गिवन है हमें, उससे हमें एक्सटेंड फॉर्म उसकी पढ़नी होगी। ओके, सबसे पहले फ्रेडरिक समतापी वक्र को पढ़ने से पहले हमें अधिशोषण समतापी को समझना होगा और फिर हम इसके वक्र को समझेंगे। सबसे पहले इन सब चीजों पे ध्यान मत दो, हम पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं एंड देन हम लर्न कर लेंगे। ओके, तो इसके बारे में हमें पढ़ना, ये उन्होंने फॉर्मूला गिवन दिया था, मतलब फॉर्मूला दिया था हमें, और इसके एक्सटेंड फॉर्म को हम आगे पढ़ेंगे। इसके बारे में कोई डेरिवेशन नहीं है, कभी आप सोचो कि डेरिवेशन कराओ। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अधिशोषण समतापी वक्र के बारे में। अधिशोषक आपको पता है ये होता है जिसके ऊपर की कोई कण आकर के चिपकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा जो नियम है ये है नियत ताप के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात ध्यान रखनी है कि नियत ताप के लिए नियम दिया गया है, और जब हम किसी भी चीज के द्वारा दाब लगाते हैं तब उसके लिए ये नियम अप्लाई होगा। ओके, तो जो गैस है, गैस अगर ठोस के ऊपर आके चिपकेगी, ठीक है, तो जो गैस होगी हमारी वो होगी अधिशोष्य, और जो ठोस होगा वो होगा हमारा अधिशोषक। फर्स्ट ऑफ ऑल, अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा स्थिर ताप पर, अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा स्थिर ताप पर, ये देखो ये है इंपॉर्टेंट। ओके, दाब के साथ अभी समझेंगे परिवर्तन, एक वक्र दिया था उन्होंने, उसको भी समझेंगे, के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है, जिसे अधिशोषण समतापी कहते हैं। यदि हम क्या करें, बहुत सारे कण वातावरण में घूम रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर लगा के किसी एक वस्तु, जैसे कि एक बॉक्स है, इसके ऊपर आके चिपकाएं, तो उसके लिए ये नियम अप्लाई होगा। वो भी कब, जब हमारा जो टेम्परेचर है वो नियत रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जब यहाँ पे समझते हैं, ये एक बॉक्स है, इसके ऊपर कण इस तरीके से ऊपर उड़ रहे हैं, हमने दाब लगाया। ओके, जब हमने दाब लगाया तो ये कण एक्सटेंड होकर के, मतलब इधर एक साथ होकर के कैसे आ गए, यूं आ गए। ठीक है, तो जो टेम्परेचर रखना था हमें वो नियत रखना था, टेम्परेचर जो रखना था वो हमें नियत रखना था। ठीक है, जैसे कि हम मान रहे हैं, अभी रुको, जैसे कि यहाँ पे 100 कण थे, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। 100 कण यानी कि 100 एटम्स हैं, वो यहाँ पे आके चिपकाने हैं। टेम्परेचर हम मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम चलो ले लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तब हमें एक कण आकर के यहाँ पे चिपकाने हैं। ऐसा नहीं करना है कि 10 कण हम चिपका रहे हैं 21 डिग्री सेल्सियस पर, 20 कण हम चिपका रहे हैं 30 डिग्री टेम्परेचर पर, तो ऐसा नहीं करना है। टेम्परेचर को हमें नियत रखना है। सबसे पहले अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा, अधिशोषक द्वारा यानी कि जिसके ऊपर चिपक रहे हैं कण, अधिशोषक द्वारा अधिशोष्य जो आकर के चिपक रहा है नियत ताप पर, दाब के द्वारा उसके में जो परिवर्तन आ रहा है, किसकी, गैस की मात्रा में स्थिर ताप पर जो परिवर्तन आ रहा है, वह हम एक वक्र के माध्यम से समझ रहे होते हैं, वही है अधिशोषण समतापी। ठीक है, अधिशोषण समतापी आई होप आप बहुत क्लियर तरीके से समझ चुके होंगे। इसको इरेज करके अब हम फ्रेडरिक समतापी वक्र को समझेंगे। अगर आपको एक बार समझ नहीं आया है तो हम फिर से देख लेते हैं कि जो गैस की मात्रा है उसमें परिवर्तन क्यों लिखा हुआ है, इस बात को भी आप समझ सकते हैं। गैस की जो मात्रा है इसमें परिवर्तन, गैस की मात्रा स्थिर ताप पर परिवर्तन एक वक्र के माध्यम से समझा जा सकता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, जो गैस की मात्रा है, पहले जो आपको बहुत क्लियर तरीके से पता है कि दाब जो है, दाब पर डिपेंड, ऐसे ही आप बाइलिंगुअल सीख सकते हैं, डिपेंड करती है गैस की मात्रा। आपको ये बात पता है
कि अगर हम दाब बढ़ाते जाएं तो गैस की मात्रा कम होती चली जाएगी। दाब और ज्यादा कम कर दें, दाब को हमने कम किया तो क्या होगा, जो गैस की मात्रा है वो भी ऑब्वियस है ज्यादा हो जाएगी, यानी कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, उसके इस तरीके से रहती है, यानी कि दाब गैस। ओके, यानी कि ये क्या है, इस तरीके से इसका जो इरेशनल फॉर्म है, इसका जो रिवर्सिबल फॉर्म है वो गैस के समानुपाती है। और हम ऐसे बोल सकते हैं गैस व्युत्क्रमानुपाती है दाब के। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन दोनों बातें एग्जैक्ट सेम है बच्चों। आई होप आप समझ चुके हैं कि जब गैस की मात्रा, जब दाब कम करेंगे या ज्यादा करेंगे तो गैस की मात्रा ऑब्वियस से कम होगी या ज्यादा होगी। ठीक है, अब ये बात आप समझ चुके हैं और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं फ्रैंडलिक समतापी वक्र के बारे में। जो फ्रैंडलिक थे, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1909 में अपना एक नियम दिया जिसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। उन्होंने क्या बताया कि जो x अपॉन m है, जो x अपॉन m है, ठीक है, x अपॉन m है वो प्रोपोर्शनल टू होगा p की पावर 1 अपॉन n के। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ठोस अधिशोषक के द्वारा एक निश्चित तापमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा एवं दाब के मध्य एक प्रयोग पर आधारित संबंध दिया। वो संबंध क्या था, ये था वो संबंध क्या था, x अपॉन एम प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1 अपॉन एन। और यदि हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो क्या आता है, k p1 अपॉन एन, यानी कि कांस्टेंट टर्म आ जाता है k। ये क्या है, एक स्थिरांक है। क्या है बच्चों, ये एक स्थिरांक है। ओके, अब फिर से समझते हैं ठोस अधिशोषक के द्वारा। ठोस जो अधिशोषक, हमारा अधिशोषक क्या रहना है, ठोस, और जो अधिशोष्य है वो क्या रहना है, गैस। अधिशोष्य क्या रहना है, गैस। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये क्या है हमारा अधिशोष्य। इसके लिए एक नियम दिया गया, वो नियम क्या था, बोलो मेरे साथ, और इसे कॉपी में भी लिख लेना। x अपॉन एम प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1 अपॉन एन, एक्स अपॉन एम पी की पावर 1 अपॉन एन। ओके, जो अधिशोष्य है वो चिपक रहा है अधिशोषक के ऊपर, तो उसके बारे में एक संबंध दिया, कब, निश्चित तापमान पर और दाब परिवर्तित हो सकता है, मध्य एक प्रयोग पर एक संबंध दर्शाया उन्होंने। ये वाला क्या दर्शाया, ये एक संबंध दर्शाया था उन्होंने। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। फिर हम समझते हैं इसको एक डेफिनेशन की फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, गैस की वह मात्रा, गैस की वह मात्रा यानी कि x क्या है, x है हमारी गैस की वह मात्रा जो अधिशोषित हुई है, और p क्या है, p है हमारा दाब, n क्या है, n क्या है, n है हमारा एक नियतांक, m क्या है, m है अधिशोषक का द्रव्यमान, और जो k है वो भी है एक कांस्टेंट टर्म, k भी है एक कांस्टेंट टर्म। ओके, ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे दो दो कांस्टेंट हैं, यहाँ पे दो दो कांस्टेंट हैं, दो दो स्थिरांक हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ये है अधिशोष्य की मात्रा, शॉर्ट में लिख लेते हैं, और m है हमारा द्रव्यमान, किसका, द्रव्यमान है ये ठोस का, k है स्थिरांक, स्थिरांक हम लिख चुके हैं, सॉरी। अब हम लिख देते हैं p, p है हमारा दाब, n भी है हमारा एक स्थिरांक। उन्होंने ये संबंध दिया जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि आपको इसकी एक्सटेंड फॉर्म पढ़नी है, इसकी डेरिवेशन नहीं पढ़नी, हमारी बुक में डेरिवेशन नहीं है। अब इसके एक्सटेंड फॉर्म को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है दाब की 3 कंडीशंस हो सकती हैं। आप सोचिए, गैस कीजिए, आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है कि क्या क्या हो सकती हैं। ओके, इतने हम इसे रेज कर लेते हैं। दाब की भी 3 कंडीशंस क्या हो सकती हैं। फर्स्ट हो सकती है कि हमारा दाब बहुत ज्यादा उच्च हो, सेकंड हो सकती है कि दाब हमारा निम्न हो, एंड थर्ड हो सकती है कि दाब हमारा मीडियम हो। और वो कंडीशंस किस तरीके से अप्लाई होती हैं वो हम देखने वाले हैं। जब हमारा दाब निम्न होता है, इसको भी रेज कर लेते हैं, जब हमारा दाब निम्न होता है
तो जो हमारी 1 ये प्रयोगों द्वारा पाया गया है बच्चों, कभी आप सोचो कि ये क्या घपलाबाजी चल रही है, प्रयोगों द्वारा पाया गया है, इसे हमें ऐसा का एक्सेप्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि ये एक नियम है, नियमों को हमें वैसा ही अपनाना होता है। सिंपल है। अगर आप इस पे सवाल उठाओगे तो आपके पास इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप या तो इसे गलत प्रूफ कर पाएं या फिर अपनी अलग थ्योरी दे पाएं। अपनी अलग थ्योरी जब देंगे जब उसे गलत प्रूव करेंगे, और जब उसे गलत प्रूव करेंगे तो अपनी थ्योरी देनी होगी। सिंपल। जब निम्न है तो 1/n इक्वल टू होना चाहिए हमारा 1 के, तब क्या होगा इसके बारे में देखो। अब x/n m क्या हो जाएगा हमारा, x/m इक्वल टू है k p की पावर 1/n। अगर ये इक्वल 1/n के हो गया तो क्या हो जाएगा, ये k p, और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x/m प्रोपोर्शनल टू p। k कांस्टेंट, मतलब अगर हम इसे हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, समानुपातिकता का चिन्ह आ जाएगा। अब एक ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि जब हमारा दाब निम्न होगा तो क्या होगा, हमारा x/m क्या है, अधिशोषित गैस की मात्रा जो m द्रव्यमान के ऊपर अधिशोषित हुई है वह दाब पर डिपेंड करती है, वह दाब के समानुपाती है। यदि हम दाब बढ़ाएंगे तो अधिशोषित गैस की मात्रा बढ़ रही होगी, और यदि हम दाब घटाएंगे तो अधिशोषित गैस की मात्रा घट रही होगी। ये बात आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो। अब दाब की कंडीशन नेक्स्ट क्या आती है हमारी, दाब निम्न हो सकता है, निम्न के बाद क्या आ जाएगा, वो मध्यम भी तो हो सकता है, मध्यम यानी कि मीडियम। तब क्या होता है, जो हमारा 1/n है, हमारा जो 1/n है वो 1 से बड़ा होता है। सेम चीज रहने वाली है, x/m प्रोपोर्शनल टू है p की पावर 1/n, दैट इज इक्वल टू x/m इक्वल टू kp 1/n। इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिखना सही होगा। तो आपको एक ये बात याद रखनी है। क्लियर तो हो रहा है ना बच्चों? अगर क्लियर हो रहा है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थर्ड कंडीशन को हम कहाँ पे डिस्कस करें, थर्ड कंडीशन को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए। दाब जो है हमारा, थर्ड कंडीशन हो सकती है दाब हमारा उच्च हो। अगर हमारा दाब उच्च होगा तो x/m p की पावर 1/n के लिए 1/n जो है हमारा वो इक्वल टू होगा 0। इक्वल टू अगर वो 0 होगा तो क्या हो जाएगा, x/m इक्वल टू, या फिर प्रोपोर्शनलिटी ही रख लेते हैं, प्रोपोर्शनल टू p, सॉरी प्रोपोर्शनल टू इक्वल टू होगा ये k p 1/n। जब ये पूरी चीज 1 हो जाएगी, क्यों? क्योंकि जब आप छोटे थे आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। ऐसे ही जब p की पावर 1/n है और 1/n को हम 0 के इक्वल कर दें तो p भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जब p 1 हो जाएगा तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि x/m इक्वल टू k, यानी कि x/m हमारा डिपेंड है किस पर, k पर। इसका मतलब क्या है, और हमारा k क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमारा x/m है थर्ड कंडीशन के अंदर इक्वल टू k, जो हमारा k है वो क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। जब वो एक कांस्टेंट टर्म है, जब हमारा k कांस्टेंट टर्म है तो क्या है, जब ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि आप चाहे गैस की मात्रा कितनी भी बढ़ा लो, कितनी भी घटा लो, यदि जो हमारा दाब है, दाब की घात जो है 1/n वो 0 के इक्वल हो गई है, यानी कि वो बढ़ नहीं रही ना घट रही है, वो सिर्फ हो गई है 0, तो जो हमारा x/m है उसका जो अनुपात है, यानी कि x और m का अनुपात कांस्टेंट रहेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये कब होगा, जब हमारा दाब उच्च होगा। दाब उच्च कब होगा, जो हमारी 1/n इक्वल टू 0 के होगा। आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम ये सारा इरेज करके इन तीनों कंडीशंस के माध्यम से वक्र बनाने की कोशिश करते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते। आपने बहुत अच्छे से वो सारी चीजें पढ़ ली होंगी और मतलब उन्हें
लिख लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं कि फ्रेंडलिक समतापी वक्र आखिर है क्या। हम सारी चीज़ें समझ चुके हैं, इसकी थ्योरी समझ ली, फॉर्मूला समझ लिया, डेरिवेशन मतलब किस तरीके से ये चीज़ें वर्क कर रही हैं, और निम्न दाब उच्च दाब इनकी कंडीशंस मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दी है आपके लिए। हम इन्हें निकाल करके तो ले आए हैं ना, कैसे आई हैं ये। ओके, अब देखो सबसे पहले हम बनाते हैं निम्न दाब के लिए। निम्न दाब की कंडीशन है x अपन m प्रोपोर्शनल टू p। जब आप छोटे थे 9th-10th क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा कि जब कोई कांस्टेंट टर्म होता है, यानी कि कोई चीज़ किसकी प्रोपोर्शनल है, किसी के प्रोपोर्शनल है, x अपन m प्रोपोर्शनल टू p। यदि हम p को बढ़ा रहे हैं तो x बढ़ रहा है, x को घटा रहे हैं तो p घट रहा है, या फिर p को घटा रहे हैं तो x भी घट रहा है। ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। ओके, ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और इसका ग्राफ किस तरीके से जाता है, कुछ इस तरीके का जाता है, आपने ये याद किया भी होगा। अब देखो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो x अपॉन m है और जो p है, इन दोनों में रिलेशन किस तरीके है, ये वो तो ये रहा। अब हम देखेंगे कि जो फ्रेंडलिक समतापी वक्र है उसमें हमें ग्राफ बनाना इस तरीके से, वक्र मतलब ग्राफ। ओके, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें यहाँ पे रख रहे होंगे x अपॉन m, यहाँ पे रख रहे होंगे p। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ दो बातों पे निर्भर कर रहा है, ये सिर्फ दो बातों पे निर्भर कर रहा है, या तो ये x अपॉन m पे निर्भर कर रहा है या फिर ये दाब p पर निर्भर कर रहा है। क्यों? देखो जो 1 अपॉन n है वो तो कांस्टेंट टर्म है, और जो k है वो भी कांस्टेंट है, तो क्या उस बात पे निर्भर करेगा ये ग्राफ? नहीं करेगा। सिर्फ किस पे निर्भर करेगा, या तो हम गैस की मात्रा हटाएं घटाएं बढ़ाएं, या फिर द्रव्यमान घटाएं बढ़ाएं, या फिर हम दाब घटाएं बढ़ाएं, इस बात पे निर्भर कर रहा होगा। और जो k और n है ये नियतांक है, ये निर्भर किस पर करते हैं, नियतांक गैस मतलब गैस की प्रकृति विकृति उन चीजों पर निर्भर कर रहे होते हैं। तो निम्न दाब के लिए ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा, सीधा यूं। ये है निम्न दाब के लिए। निम्न दाब का क्या था, x अपॉन m प्रोपोर्शनल टू p। फिर हम देखते हैं माध्यम दाब का जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से जा रहा होता है। ठीक, वो कुछ इस तरीके से होता है। ये किसके लिए, माध्यम के लिए। माध्यम के लिए हम यहाँ पे कंडीशन लिख लेते हैं। हम ग्राफ को भी बहुत अच्छे से बच्चा समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा इस तरीके से आपको समझ आ जाएगा। कॉन्सेप्चुअल चीजें बहुत कम बच्चों को समझ आती है, रट तो हर कोई लेता है, और रटने वाला बच्चा 60% ले आएगा, जबकि रटने वाला बच्चा कभी भी 90% तो ला नहीं सकता, ये तो आपको भी पता है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, रटने पे नहीं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है उच्च दाब के लिए। उच्च दाब में क्या है, नियत है। नियत प्रोपोर्शनल टू का ग्राफ आपने फिजिक्स में और मैथ्स में पढ़ा होगा। जब कोई चीज कांस्टेंट होती है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा होता है, तो सेम चीज यहाँ पे फॉलो करनी है, तो इसका ग्राफ यूं चला जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं ये माध्यम दाब की कंडीशन है, और ये किस चीज की कंडीशन हो गई, ये हो गई उच्च दाब की कंडीशन। तो ये उच्च दाब की कंडीशन हुई, ये किस तरीके से है, x अपॉन m है हमारा नियत, x अपॉन m है हमारा नियत, x अपॉन m है हमारा नियत। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, कांस्टेंट है तो इस तरीके से जाएगा, और ये थोड़ा टर्न हो जाएगा, पहले गया यूं, फिर थोड़ा टर्न हुआ एंड सीधा निकल जाएगा, यूं जाएगा, टर्न होगा, सीधा निकल जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके जो फॉर्मूला था हमारा x अपॉन m प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म क्या हुई, या फिर किस तरीके से हम इसे अप्लाई कर रहे होते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आ रही हैं। अगर समझ आए तो लाइक कर देना और स्क्रीनशॉट। m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n, यही तो फॉर्मूला था। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ लॉग लेने पर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं, और इसके द्वारा भी हम एक वक्र देख रहे होंगे, या फिर इसके द्वारा भी हम एक ग्राफ देख रहे होंगे। ठीक है, दोनों तरफ हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log x अपॉन m। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों, x अपॉन m इक्वल टू k p की पावर 1 अपॉन n। तो ये क्या हो जाएगा, log k p की पावर 1 अपॉन n। इसे हम लिख पाएंगे
log x अपॉन m इक्वल टू log k प्लस log p की पावर 1 अपॉन n। हम इसे ऐसे क्यों लिख पाए, देखो जब हम किसी की log x y होता है तो हम उसे ऐसे लिख पाते हैं, मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा और बायो वाले बच्चे रट सकते हैं, और समझने की भी आप कोशिश कर लो थोड़ा, बस ये समझना है कि एक फॉर्मूला है, आप इसे ऐसे देख सकते हो। ओके, log x प्लस log y होता है, log x y होता है तो log x प्लस log y, अगर डिवाइड में होता है तो वो माइनस हो जाते हैं। ये एक फॉर्मूला है बेसिक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और हमने इसमें क्या किया है, इसको हमने माना है y और इसको हमने माना है x, तो ये है। फिर हम इसे लिखेंगे log x अपॉन m इक्वल टू log k प्लस जो p की पावर 1 अपॉन n है इसे हम आगे ले आएंगे, 1 अपॉन n log p हो जाएगा। 1 अपॉन n log p हो जाएगा। देखो जब log x है उसकी पावर y है तो इसे हम ऐसे लिख पाते हैं, ये भी एक फॉर्मूला है, आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। इसे आपको याद रखना है और डेरिवेशन को आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये बन गया हमारा एक फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है बच्चों। अब देखा होगा आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी मैथ्स में, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब इसे हम लिख सकते हैं c प्लस mx, क्यों, क्योंकि ये क्रम विनिमयता नियम का पालन करता है। क्या, योग जो है क्रम विनिमयता का पालन करता है। वो तो मैथ्स वाली बातें हैं, उसे हम फिर कभी करेंगे, आप इतनी बात याद रख लो कि ये इस तरीके से हो जाएगा। ओके, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स लिख सकते हैं हम इसे। ओके, अब c जो है हमारा वो ये होगा, इससे मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं। y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से कंपेयर करने पर c हमें ये मिल रहा है, m क्या है 1 अपॉन n, x क्या होगा दिस वन एंड y क्या होगा दिस वन। आई होप आपको एक क्लियरली समझ आया हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फिर हम इसका ग्राफ बनाते हैं। y क्या है हमारा, यहाँ पे होता है x एक्सिस, यहाँ पे होता है y एक्सिस, पता है आपको। अब यहाँ पे x और y की भूमिका कौन निभा रहा है, यहाँ पे y की भूमिका निभा रहा है log x अपॉन m। इसे इस तरीके से कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। log x अपॉन m, ठीक है। अब जो हमारा mx है, x की भूमिका कौन निभा रहा है, log p, हम यहाँ पे लिख लेते हैं log p। ओके, यहाँ में हम लिख लेते हैं log p। आपने प्रवणता के बारे में तो सुना होगा मैथ्स में, क्लास 10th में आपने उसका ग्राफ भी देखा होगा किस तरीके से बनता है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ, जब एम एक्स हमारा ये c पॉजिटिव होता है तो ग्राफ, जब हमारा जो m है वो पॉजिटिव होता है तो ग्राफ हमारा यूं जाता है, और यदि हमारा m नेगेटिव होता है तो हमारा ग्राफ यूं जाता है। ये क्या है, ये है हमारा c, ठीक है। तो यही बात हमें फॉलो करनी है यहाँ पे कि हमारा m क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ यूं जाएगा, m क्या है हमारा m पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ यूं जाएगा। और यहाँ पे m क्या है हमारा, m है 1 अपॉन n, m है 1 अपॉन n। c क्या है, c है हमारा log k, यहाँ पे होगा log k, यहाँ पे होता है c, और ये होगा हमारा m, ये होगा हमारा y, ये होगा हमारा x। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आई हो। इसका ग्राफ हमने log, इससे हमें कंपैरिजन किया, y हो गया हमारा ये, c हो गया हमारा ये, y mx हो गया हमारा दिस वन। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ रही हैं कि log k हो जाएगा c, जब c हो जाएगा तो ये, और यहाँ से ग्राफ उठ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा m जो है वो पॉजिटिव है, m जो है हमारा वो पॉजिटिव है। c इज इक्वल टू log k गिवन है हमें,
यानी कि हम निकाल करके जो लेके आए, और लॉग पी हमारा वाई एक्सिस की तरह काम करेगा, लॉग एक्स अपन एम हमारा एक्स एक्सिस की तरह काम करेगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आई होंगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाएगा। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, आप इस नंबर पे नीचे भी आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं 9557130270। इस नंबर पे अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स जो कि हमने खुद लिखे हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप वहां से इन्हें परचेज कर लीजिएगा और आपका जो पूरा कॉम्बो है वो परफेक्टली रन करेगा और आपके मार्क्स बहुत हाई आएंगे। थैंक यू सो मच।